सप्लाई, इसमें दो मेन पॉइंट दिमाग में रखने के हैं। एक इनवॉइस कब इशू होगा, एक जीएसटी कब डिपॉजिट करना है। सबसे पहले जानते हैं सेक्शन 3 इनवॉइस क्या बोल रहा है। अगर नॉर्मल केस है, मतलब आरसीएम नहीं है, नॉर्मल केस है, तो अगर हम गुड्स का सप्लाई कर रहे हैं तो हमारा बिल कब बन जाना चाहिए। रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई, अगर गुड्स मूव हो रहे हैं एक जगह से दूसरा जगह, तब फिर रिमूवल ऑफ गुड्स ऑफ ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ गुड्स ऑफ सप्लाई। जब गुड्स हम सप्लाई के लिए निकाल रहे हैं तो ऑन और बिफोर वो बायर को जब ट्रांसफर करने के लिए निकले, मूवमेंट हो रहा है जब गुड्स का हमारे यहाँ से कहीं और, उस केस में जब गुड्स रिमूव हो उसी समय उसके पहले इनवॉइस बन जाना चाहिए। तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स टू द बायर। अगर गुड्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है, बायर आके डिलीवरी लेके जा रहे हैं, तो फिर जब बायर गुड्स लेके जाए उसके पहले उस टाइम तक या उसके पहले तक इनवॉइस बन जाना चाहिए। तो अगर गुड्स का रिमूवल हो रहा है तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल, और अगर बायर डिलीवरी ले रहा है तो फिर डिलीवरी के केस में अगर डिलीवरी जिस दिन हो रही है या जिस दिन वो लेके जा रहा है उसके पहले या उस टाइम तक इनवॉइस बन जाना चाहिए। तो गुड्स के केस में अगर मैं एकदम सिंपल बात बोलूं तो इनवॉइस बन जाना चाहिए बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, विच एवर इज अर्लियर, या बिफोर एट द टाइम ऑफ मूवमेंट। लेकिन सर्विस के केस में गवर्नमेंट ने थोड़ी रिलैक्सेशन दी। अगर यहां सर्विस के केस में बोला जा रहा है बिफोर और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विस बट नॉट बियॉन्ड 30 डेज, नॉर्मल सप्लायर के केस में, अगर आप नॉर्मल सप्लायर हो तो आपने जब सर्विस दी है उसके 30 डेज के अंदर इनवॉइस बन जाना चाहिए। और अगर आप बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो तो फिर 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस आपका इनवॉइस बन जाना चाहिए। तो यहाँ दो बातें ध्यान में रखने लायक है। गुड्स के केस में गुड्स का डिलीवरी या मूवमेंट के पहले बिल बन जाना चाहिए, लेकिन सर्विस के केस में बिफोर और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विस बट नॉट बियॉन्ड 30 डेज। आप पहले भी बना सकते हो, बाद में भी बना सकते हो इनवॉइस, लेकिन कितना लेट। अगर आप नॉर्मल सप्लायर हो तो 30 डेज, और अगर आप बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो तो 45 डेज। ये था इनवॉइस का पार्ट। इनवॉइस से अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है टाइम ऑफ सप्लाई, जीएसटी जमा कब करेंगे। क्योंकि सेलर एक बदमाशी भी कर सकता है, वो इनवॉइस ही लेट बनाए ताकि जीएसटी भी लेट जमा देना पड़े। लेकिन डिपार्टमेंट ने यहाँ एक अलग से प्रोविज़न बना दिया, सेक्शन 12, सेक्शन 13, इनमें बात करेंगे हम। टाइम ऑफ सप्लाई, इसमें 3 टॉपिक पे बात करेंगे। अगर गुड्स का केस है तो क्या होगा, सर्विस का केस है तो क्या होगा, और यानी ये फॉरवर्ड चार्ज में गुड्स और सर्विस है तो क्या होगा, और फिर आरसीएम में गुड्स और सर्विस है तो क्या होगा। तो चलो अब हम लोग देखते हैं टाइम ऑफ सप्लाई। फॉरवर्ड चार्ज में भी 2 केस और आरसीएम में भी 2 केस। फॉरवर्ड चार्ज में पहला केस है गुड्स। मैंने कहा था सेक्शन 12, सेक्शन 13 2 चीज पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। सेक्शन 12 मेनली गुड्स से डील कर रहा है और सेक्शन 13 सर्विस से। जैसे सेक्शन 12(2)(a) बोलता है कि अगर आप गुड्स का सप्लाई कर रहे हैं तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, जीएसटी जमा देने का, डेट ऑफ इनवॉइस या फिर लास्ट डेट टू इशू द इनवॉइस, यानी यूं कह सकते हैं ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। आपने जिस दिन इनवॉइस रेज किया या जिस दिन आपको इनवॉइस रेज कर देना चाहिए था, विच एवर इज अर्लियर। क्योंकि एसएससी बदमाशी कर सकता है, वो लेट बिल रेज करे। मान लीजिए मैंने 28 अप्रैल को सामान बेचा, मैं 2 मई को बिल रेज करूं तो मेरा टाइम ऑफ सप्लाई मई हो जाएगा नॉर्मली, और मैं जून में जीएसटी जमा करूंगा। तो डिपार्टमेंट ने कहा ये नहीं चलेगा, क्योंकि आपका मूवमेंट या डिलीवरी 28 अप्रैल को हो गया है, तो आपको 28 अप्रैल या उससे पहले इनवॉइस बना लेना चाहिए था। और अगर आपने नहीं भी बनाया है
तो उस दिन तक बंद तो जाना चाहिए था। तो रूल ये बोल रहा है डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस या लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस यानी ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, इन दोनों में विच एवर इज अर्लियर आपका पॉइंट ऑफ टैक्सेशन तो आ जाएगा, भले ही आपने इनवॉइस रेज किया या नहीं किया। तो आपको 28 अप्रैल के हिसाब से ही मई में जीएसटी जमा करना पड़ेगा। सो ये रूल हुआ सेक्शन 12(2)(a) का। गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई फॉरवर्ड चार्ज में डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस या लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। हाँ, एडवांस पेमेंट पे जीएसटी जमा नहीं होती गुड्स के केस में, ये बात ध्यान में रखना। गुड्स के केस में एडवांस अगर अमाउंट रिसीव करते हैं, एडवांस पेमेंट रिसीव करते हैं, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। अब आते हैं सेक्शन 13(2) यानी सर्विस के केस में। सर्विस के केस में 3 सिचुएशन हो रही है। सिचुएशन ए, इनवॉइस इशूड विद इन टाइम। अगर आपने टाइमली इनवॉइस इशू की है तो डेट ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, डेट ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर आपको जीएसटी जमा कर देना है। टाइम ऑफ सप्लाई आपका इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर होगा। सिचुएशन भी बोलता है अगर आपने इनवॉइस टाइमली इशू नहीं किया है, तो यहां पे भी 2 सिचुएशन है, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस या डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो अगर आपने बिल टाइमली बनाया सर्विस सप्लाई का, तो जिस दिन बिल बनाया या जिस दिन पैसा मिला विच एवर इज अर्लियर पे आपको जीएसटी जमा करना है। और अगर सिचुएशन भी आपने टाइमली इनवॉइस इशू नहीं किया है, तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस या डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। यानी यहां एक चीज नोट करने लायक है, एडवांस पेमेंट अगर मिल जाए सर्विस सप्लाई के केस में तो उस पे टाइम ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल है। यानी गुड्स का एडवांस पेमेंट पे जीएसटी जमा नहीं करते, जब गुड डिलीवरी करेंगे इनवॉइस रेज करेंगे उस टाइम करेंगे, लेकिन सर्विस के केस में एडवांस रिसिप्ट पे भी जीएसटी लगता है। एक और सिचुएशन है, टाइम ऑफ सप्लाई कैन नॉट बी डिटरमाइंड एज पर कंडीशन ए और कंडीशन बी या सिचुएशन ए और सिचुएशन बी। देन डेट व्हेन रिसिप्ट शोज इन हिज बुक्स, जब रिसिपिएंट अपने बुक्स में शो कर रहा है उस समय का आपका डेट टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। यानी अगर सिचुएशन ए और बी से कोई कारण से, अगर सिचुएशन ए और बी से टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं किया जा पा रहा है, तो फिर जिस दिन रिसिपिएंट गुड्स सर्विस का रिसिपिएंट, पेमेंट का रिसिपिएंट नहीं, सर्विस का रिसिपिएंट अपने बुक्स में शो कर रहा है, वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। आरसीएम के केस में क्या रूल है? आरसीएम में भी गुड्स के केस में अलग रूल और सर्विस के केस में अलग रूल। तो देखो, अगर फॉरवर्ड चार्ज था तो सेक्शन 12(2), अगर आरसीएम है गुड्स का तो सेक्शन 12(3), फॉरवर्ड चार्ज था सर्विस के केस में तो सेक्शन 13(2), आरसीएम के केस में सेक्शन 13(3). तो यहाँ पे आरसीएम के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? अगर आप गुड्स के सप्लायर हैं तो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, क्योंकि आरसीएम में जीएसटी रिसिपिएंट जमा कर रहा है तो टाइम ऑफ सप्लाई उसके लिए बात हो रही है यहाँ पे। तो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स या डेट ऑफ पेमेंट मेड या फिर 31 डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, तीनों में से विच एवर इज अर्लियर। मैंने यहाँ पे 3 रूल का है, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स या डेट ऑफ पेमेंट मेड या फिर 31 डेज फ्रॉम द इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर। इन तीनों में जो अर्लियर होगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। तो जो मंथ में ये फॉल करेगा तीनों में से विच एवर इज अर्लियर, उसके नेक्स्ट मंथ के आप जीएसटी जमा कर दोगे 20 तारीख के अंदर अंदर। अगर ए बी सी तीनों से ही, तीनों पॉसिबल नहीं है कैलकुलेट करना या ये तीनों डेट ही जानना मुश्किल हो रहा है, देन डेट ऑफ एंट्री ऑफ रिसिपिएंट, जिस दिन सर्विस रिसीव हुआ है आपको उस डेट से आपका टाइम ऑफ सप्लाई काउंट हो जाएगा। सर्विस के केस में 2 ही कंडीशन है, डेट ऑफ पेमेंट या फिर 61 डे फ्रॉम इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर। आपने जिस दिन पेमेंट किया या जिस दिन इनवॉइस हुआ वहां से 61 डेज, विच एवर इज अर्लियर। और यहां पर भी वही बात, अगर ए और बी डिटरमाइन नहीं हो पा रहा है तो जिस दिन रिसिपिएंट ने
अपने बुक्स में एंट्री की है, सर्विस रिसिपिएंट ने अपने बुक्स में एंट्री की है, वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। तो ये थी नॉर्मल क्लॉजेस। इसके ऊपर कुछ प्रोविजो भी है। अगर पेमेंट अप टू ₹1000 इन एक्सेस ऑफ इनवॉइस है, कभी कभी होता है कि आपका इनवॉइस रेज हुआ और आपने, कभी कभी हम ऐसा करते हैं ना कि हम एक्स्ट्रा पेमेंट कर देते हैं अपने बिल का। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, आपका मोबाइल बिल है, आपका पोस्टपेड मोबाइल बिल है मान लीजिए, और आपको बिल जमा करना था 500 रुपये, बट आपने 800 रुपये पेमेंट कर दिए। कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो 300 रुपये अगले बिल के साथ एडजस्ट हो जाता है। तो उस केस में पॉइंट ऑफ टैक्सेशन के हिसाब से कैसे चलेंगे? तो पेमेंट अगर 1000 रुपये से कम का, वो जो एक्सेस पेमेंट आपने किया है वो 1000 रुपये से कम का है, तो फिर टाइम ऑफ सप्लाई नॉट इन एडवांस बट नेक्स्ट बिल। अगर आपने 1000 रुपये से कम का एक्सेस पेमेंट किया है तो वो जितना भी एक्सेस पेमेंट किया वो नेक्स्ट बिल में ऐड होगा, और नेक्स्ट बिल का जो डेट होगा वही टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। लेकिन अगर सप्लायर चाहे तो एडवांस में पहले जीएसटी देना चाहे तो भी दे सकता है, ये ऑप्शन है सप्लायर को। 1000 रुपये से कम का अगर एक्सेस पेमेंट रिसीव किया है सप्लायर ने, तो फिर नेक्स्ट बिल के साथ भी ऐड करके वो कर सकता है, नेक्स्ट बिल के हिसाब से टाइम ऑफ सप्लाई मान सकता है, और चाहे तो अभी भी जीएसटी जमा कर सकता है। ये सप्लायर का ऑप्शन है। लेकिन अगर 1000 रुपये से एक्सेस पेमेंट है, जो एक्सेस पेमेंट है वो भी 1000 से भी ज़्यादा है, तो अगर गुड्स है तो इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, और अगर सर्विस है तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑन एडवांस पेमेंट। यही पॉइंट बार बार घूम के आ रहा है कि सर्विस पे एडवांस अगर पैसा मिल जाए तो आपको जीएसटी जमा करनी पड़ेगी, आप टाइम ऑफ सप्लाई एडवांस पेमेंट पे आ जाएगी। क्योंकि सर्विस के केस में रूल ही तो वही है, इनवॉइस और पेमेंट रिसीव्ड, या सर्विस डिलीवर्ड और पेमेंट रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। तो हर हाल में आपका पेमेंट पे जीएसटी आ रहा है सर्विस के केस में, लेकिन गुड्स में एडवांस पे नहीं होता। एक और इंपॉर्टेंट प्रोविजो है सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए और सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए, कंबाइंड प्रोविजो है। ये अलग से कुछ नहीं, मतलब अलग अलग नहीं है दोनों के लिए। कभी कभी क्या होता है, आपने कोई सामान खरीदा, उसमें कोई गिफ्ट वाउचर निकलता है। गिफ्ट वाउचर में कई बार ये बोल दिया जाता है, पहले से आपको जैसे पता हो, मान लो कि आपके गिफ्ट वाउचर में इनाम क्या निकलेगा, उन्होंने इनाम बता दिया है ये निकलेगा, अगर निकले तो आपको मिलेगा, अगर आपके इनाम न लगे तो आपको नहीं मिलेगा। और कभी कभी होता है कि आपको वाउचर में ही पता चलता है कि आपका क्या इनाम निकलने वाला है। तो अगर वाउचर दिया जा रहा है ऐसा कोई आपको, और उस वाउचर में आपको क्या मिलेगा ये एडवांस में आइडेंटिफिएबल है, तो डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर। लेकिन अगर क्या गिफ्ट निकलेगा ये आइडेंटिफिएबल नहीं है, पहले से फिक्स नहीं है, मतलब आपने एक सर्फ का पैकेट खरीदा, उसमें आपके वाउचर निकला, आपको पहले से बता दिया गया था इस वाउचर में आपको अगर उस वाउचर में कुछ निकलता है तो वो आपका आइटम फिक्स है। मान लीजिए उसमें लिखा था कि 10% एक्स्ट्रा सर्फ आपको दिया जाएगा, एक पैकेट एक्स्ट्रा सर्फ आपको दिया जाएगा अगर आपके वाउचर निकला तो, और वाउचर में अगर ट्राई अगेन निकल गया तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आइटम फिक्स है कि क्या मिलेगा, उस केस में डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर आपका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। लेकिन अगर आइटम फिक्स नहीं है तो डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर होगा, जिस दिन आप वाउचर रिडीम करने जाएंगे वो टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अब एक रेसिडुअल केस का पॉइंट है, सेक्शन 12(5) एंड सेक्शन 13(5), ये भी कंबाइंड है गुड्स और सर्विस दोनों के लिए, इसलिए यहाँ पे दोनों सेक्शन आप देखिए 12 भी और 13 भी। इफ टाइम ऑफ सप्लाई इज नॉट सॉल्व्ड बाय अबव ऑल द केसेस, तब फिर टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? डेट ऑफ रिटर्न इज फाइल्ड। अगर इनमें से कोई तरीके से टाइम ऑफ सप्लाई फाउंड नहीं हो सकता तो फाइनल तरीका है जब आप रिटर्न फाइल करोगे वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। और अगर मान लीजिए मैंने रिटर्न फाइल ही नहीं किया तो देन डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, जिस दिन मैं पेमेंट करूंगा
वही मेरा टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। ये जनरली तब होता है, ये केस तभी आता है जब आपका स्क्रूटनी या इन्वेस्टिगेशन में एक्स्ट्रा टैक्स कैलकुलेट हुआ है। आपने अपना हिसाब से एक जीएसटी जमा कर दिया था, आपकी फाइल स्क्रूटनी में फंसी या आपका इन्वेस्टिगेशन हुआ और डिपार्टमेंट ने कहा तो यहां पर क्या रूल अप्लाई होगा, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स या डेट ऑफ, अगर रिटर्न फाइल्ड हुआ आपका तो डेट ऑफ रिटर्न फाइल्ड, और अगर रिटर्न फाइल नहीं हुआ तो डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। क्योंकि स्क्रूटनी या इन्वेस्टिगेशन हुई और गवर्नमेंट ने या डिपार्टमेंट ने ये फाउंड किया कि आपको और टैक्स जमा देना है, तो इस केस में जनरली अप्लाइड होता है। आखिरी टॉपिक है इसके ऊपर, इंटरेस्ट या लेट फीस या डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। आपने अपने सप्लायर को लेट पेमेंट किया जिसके लिए उसने आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया, तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव सच अमाउंट। जिस दिन आप वो इंटरेस्ट पेमेंट करोगे उसके अगले महीने वो उस पर जीएसटी जमा करेगा, क्योंकि उसका टाइम, मान लीजिए आपने जून में पेमेंट का बात किया था लेकिन आपने पेमेंट अगस्त में जाके किया, तो उसने कहा आपने 2 महीने लेट हुए आप, तो आप मेरे को इसके ऊपर इंटरेस्ट भी दो, तो आपने अगस्त में इंटरेस्ट दिया तो अगस्त टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा और सप्लायर सितंबर में जीएसटी जमा करेगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, हम एक चीज बार बार पढ़ रहे हैं कि डेट ऑफ पेमेंट या फिर इनवॉइस व्हिचएवर इज अर्लियर। अब डेट ऑफ पेमेंट में भी एक पॉइंट है, डेट ऑफ पेमेंट क्या माने हम, जिस दिन बुक में एंट्री हुई या जिस दिन एक्चुअली में बैंक अकाउंट में पैसे पहुंचे, तो इन दोनों में भी व्हिचएवर इज अर्लियर। अगर आपने बुक में एंट्री आज कर ली और पैसा आपको कल मिल रहा है बैंक अकाउंट में, तो आज ही डेट ऑफ पेमेंट माना जाएगा। मान लीजिए आपने 31 अगस्त को बुक में एंट्री मार ली कि पार्टी ने मुझे पैसे दे दिए और उसने कहा था कल सुबह आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, तो कल 1 तारीख हो रही है, तो पैसा भले ही आपको 1 तारीख को मिला है, लेकिन अगर आपने बुक में एंट्री पहले कर ली है तो फिर वही डेट ऑफ पेमेंट मान लिया जाएगा। और ये सेम रूल आरसीएम में भी चलेगा। तो डेट ऑफ पेमेंट में भी बुक एंट्री और बैंक रियलाइजेशन व्हिचएवर इज अर्लियर हो जाएगा। इस पे एक और छोटा सा टॉपिक है, सर्विस फ्रॉम एसोसिएट एंटरप्राइज ऑफ आउटसाइड इंडिया। आपका कोई ब्रांच या आपका कोई हेड ऑफिस या आपका कोई डिपार्टमेंट फॉरेन से आपको सर्विस दे रहा है, तो वहां टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रिसिपिएंट और डेट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। इंडिया का जो रिसिपिएंट है, चाहे वो इंडिया वाली ब्रांच हो चाहे वो इंडिया वाली एच हो, फॉरेन की ब्रांच इंडिया के हेड ऑफिस को सर्विस दे रही है, फॉरेन का हेड ऑफिस इंडिया वाले ब्रांच को सर्विस दे रहा है, या फॉरेन का एक डिपार्टमेंट इंडिया वाले डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है। एसोसिएट एंटरप्राइज जो हमने पहले भी डेफिनेशन में पढ़ा है, अगर ऐसा कोई एसोसिएट एंटरप्राइज सर्विस दे रहा है तो जिस दिन रिसिपिएंट ने बुक्स में एंट्री किया या जिस दिन पेमेंट रिसीव हुआ, व्हिचएवर इज अर्लियर। यह एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सीए फाइनल के लिए एग्जाम में ये बहुत काम का टॉपिक है। चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स। आपने पार्टी को सर्विस दे दी या इनवॉइस रेज कर दिया, 3 बातें बोलूंगा, सप्लाई ऑफ सर्विस हो गया है या इनवॉइस या रिसिप्ट, ये 3 ट्रांजैक्शन दिमाग में रखिएगा। सर्विस की सप्लाई या गुड्स की सप्लाई हो गई है, इनवॉइस रेज हो गया है या रिसिप्ट ऑफ पेमेंट हो गया है। अगर इनके बीच में रेट ऑफ टैक्स चेंज हो जाए, मान लीजिए जीएसटी की कोई गुड्स 5% की रेट में थी, गवर्नमेंट अब उसको 12% में ले आई है, या कोई 18 में थी अब गवर्नमेंट उसको 12 में ले आई है, या 12 में थी गवर्नमेंट उसको 18 में ले गई है, तब फिर क्या होगा, आपने यहाँ पर मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल बनाए हैं, आप वो 3 एग्जाम्पल से बात को समझिएगा। वो 3 एग्जाम्पल क्या है, मैंने 3 क्लॉजेस में बात को रखी है। मान लीजिए आपका सप्लाई चेंज ऑफ रेट के पहले हो गया और उस दिन 12% रेट थी। जब इनवॉइस
या रिसीव, दोनों में से जो भी बात हुई वो टाइम ऑफ, उस दिन 18% रेट थी, तो टाइम ऑफ सप्लाई इन दोनों में से विचएवर इज अर्लियर माना जाएगा, इनवॉइस या रिसिप्ट विचएवर इज अर्लियर। तो मैंने यहाँ लिख दिया इनवॉइस और रिसिप्ट विचएवर इज अर्लियर। एक और केस लेते हैं जिसको मैंने क्लॉज 2 नाम दिया है, इनवॉइस और रिसिप्ट बिफोर चेंज। आपका इनवॉइस जिस दिन बना था उस दिन 12% रेट थी, फिर चेंज ऑफ रेट आया, CRT मतलब चेंज ऑफ रेट ऑफ टैक्स। अब आपका सप्लाई जिस दिन हुआ और रिसिप्ट जिस दिन हुआ तब 18% रेट थी। तो यहां क्या फॉलो किया जाएगा, सप्लाई और रिसिप्ट विचएवर इज अर्ली। तो गवर्नमेंट हर हाल में ये कह रही है कि हाईएस्ट वाली रेट आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी। तो इफ इनवॉइस बिफोर रिसिप्ट, अगर इनवॉइस बिफोर रिसिप्ट ऑफ सर्विस है तो विचएवर इज लेटर रेट हो जाएगा। इफ इनवॉइस एंड रिसिप्ट बोथ बिफोर, थर्ड केस ले रहा हूं, इनवॉइस भी पहले है, सर्विस भी रिसीव पहले हो गई है, सॉरी पेमेंट भी रिसीव पहले हो गई है, तब रेट 12% थी, और अब आपका सप्लाई हुआ है, यानी सर्विस या गुड्स की सप्लाई अब हो रही है जब रेट बदल चुकी है, जब रेट 18% है। इस केस में विचएवर इज अर्लियर, यानी तब आप पे 12% ही रेट लगे। तो मैंने 3 बातों में बात की, सप्लाई पहले, इनवॉइस रिसीव बाद में, तो विचएवर इज लेटर वाला बात आएगा, इनवॉइस और रिसीव विचएवर इज लेटर, सप्लाई नहीं, इनवॉइस और रिसीव विचएवर इज लेटर, पहला वाला क्लॉज, यानी 18% GST लगेगी। दूसरे वाले क्लॉज में कहा गया अगर इनवॉइस पहले है लेकिन सप्लाई या रिसीव बाद में है तो विचएवर इज लेटर वाला बात आ जाएगी। और अगर इनवॉइस एंड रिसीव दोनों ही पहले है, इनवॉइस भी पहले बन गया था, सर्विस भी पहले, गुड पेमेंट भी पहले रिसीव हो गया था, लेकिन सप्लाई और सर्विस बाद में हुआ, तो फिर विचएवर इज अर्लियर हो जाएगा, यानी 12% वाली रेट लगेगी। एक ही केस है जहाँ पहले वाली रेट लगेगी, सॉरी कम वाली नहीं बोलूँगा, पहले वाली रेट लगेगी अगर इनवॉइस और रिसीव दोनों पहले, चेंज ऑफ रेट के पहले। लेकिन इनवॉइस या रिसीव दोनों में से एक भी चीज लेटर ऑन वाली डेट की है, चेंज ऑफ रेट के बाद की है, तो फिर विचएवर इज अर्लियर, यानी इनवॉइस और रिसीव विचएवर इज अर्लियर। इफ बुक एंट्री इन बुक्स फॉर पेमेंट बट रिसीव्ड इन बुक बैंक आफ्टर, यहां पर देखो अगर आपकी बुक एंट्री आपने 11 तारीख को कर ली थी जिस दिन 12% रेट थी, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ 15 तारीख को और उस दिन रेट 18 थी, यहां पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन अलग है। मैं इसे स्टार इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि बहुत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपने बुक में एंट्री की मान लो 11 तारीख को, उस दिन रेट 12% थी कि पैसे मिल गए, लेकिन एक्चुअली में आपके बैंक में ये पैसा आया वो 1 या 2 दिन बाद आया और उस दिन गवर्नमेंट की रेट बदल चुकी थी। तो फिर अगर बैंक में 4 दिन के अंदर जिस दिन रेट बदली है उस दिन से 4 दिन के अंदर अगर बैंक में पैसे आ गए हैं तब तो डेट ऑफ रिसिप्ट तो आप बुक जिस दिन यानी बुक एंट्री हुई है उस दिन ही आपकी एंट्री मान ली जाएगी। अगर 4 दिन से अंदर पेमेंट आ जाए, यानी पॉइंट नंबर 2 में लिखी है बात, और अगर 4 दिन से लेट आए तो जिस दिन आपके बैंक अकाउंट में पैसा आया उस दिन की रेट मानी जाएगी। तो अगर बुक एंट्री और बैंक में रिसिप्ट अलग अलग डेट को है तो आपको अगर बुक ऑफ एंट्री पहले हो गई है और 4 दिन के अंदर बैंक अकाउंट में पैसे आ गए हैं चेंज ऑफ रेट के, तो फिर बुक ऑफ एंट्री का ही रेट मान लीजिए 12% ही आप पे GST लग जाएगी, नहीं तो 18%। इस पार्ट के आखिरी टॉपिक पे आ रहे हैं। अगर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स है, मान लीजिए आपके अगर न्यूज़पेपर वाला आता है और वो हर रोज आपको न्यूज़पेपर दे के जाए, तो हर रोज तो वो आपसे पेमेंट नहीं ले पाएगा और हर रोज तो वो आपसे GST चार्ज नहीं कर पाएगा। मान लीजिए मिल्क सप्लाई है, गैस सप्लाई है, पाइपलाइन से थ्रू आपको गैस आ रही है या इलेक्ट्रिसिटी आपकी सप्लाई हो रही है पाइपलाइन के थ्रू,
तो कंटिन्यूअस सप्लाई अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, इनवॉइस हमेशा पीरियोडिकली बन रहा है, कंटिन्यूअस सप्लाई हो रहा है और बिल पीरियोडिकल बन रहा है। सप्लाई वाया वायर, केबल, पाइपलाइन और अदर एज नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। जैसे एग्जांपल में मैंने लिखा मिल्क सप्लाई, न्यूज़पेपर सप्लाई, गैस सप्लाई, कोई मैगजीन सप्लाई जो आपको पीरियडिकली सप्लाई करते हैं और पेमेंट आपसे रोज आपको सप्लाई कर रहे हैं, या पेमेंट आपसे लेकिन एक पीरियड मिले। यह एक इम्पॉर्टेंट बात है कंटिन्यूस। और अगर सर्विस के केस में ये हो रहा है तब क्या होगा, कंटिन्यूस और रिकरिंग बेसिस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। मैं आपको कंटिन्यूसली सर्विस दे रहा हूँ, गुड्स नहीं सर्विस की बात कर रहा हूँ, लेकिन सर्विस में एक रूल है, फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 मंथ। आपका मेरा एग्रीमेंट 3 महीने से ऊपर का होगा, मतलब आपको लगातार 3 महीने में सप्लाई दूंगा। एंड इनवॉइस इज अ पीरियडिकल पेमेंट, और इनवॉइस पीरियडिकली रेज करूँगा। मैं आपको रोज पढ़ाने आऊँगा, लगातार 3 महीने आपको पढ़ाऊँगा, और बिल मंथली रेज करूँगा। तो रोज जो पढ़ा रहा हूँ उस पर एक्चुअली में नियम क्या बोलता है कि गुड्स की डिलीवरी या सर्विस की डिलीवरी हुई तो आपको जीएसटी देना है, लेकिन यहाँ तो रोज डिलीवरी हो रही है, तब कैसे नियम होगा। यहाँ पर इसकी टाइम ऑफ सप्लाई का रूल क्या है। अगर ये गुड्स का केस है तो अगर गुड्स का केस है, डेट ऑफ सक्सेसिव स्टेटमेंट, देखो इनवॉइस तो एक बार बना रहा है वो 3 महीने में, लेकिन वो एक स्टेटमेंट बनाकर लाता है। आपका दूध वाला आपके यहाँ जब दूध देने आता होगा, आप देखते होंगे वो एक स्लिप लेकर आता है पूरी कि किस दिन आपको कितना दूध दिया, तो एक सक्सेसिव स्टेटमेंट बनाता है। तो डेट ऑफ सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ डेट ऑफ पेमेंट रिसीव व्हिचएवर इज अर्लियर, आपका इनवॉइस बन जाना चाहिए। हम 2 चीज पढ़ रहे हैं, इनवॉइस कब बन जाना चाहिए और पॉइंट ऑफ टैक्सेशन या टाइम ऑफ सप्लाई कब माना जाएगा। तो डेट ऑफ सक्सेसिव पेमेंट स्टेटमेंट सॉरी और पेमेंट रिसीव व्हिचएवर इज अर्लियर, इनवॉइस बन जाना चाहिए। अगर ये सर्विस का केस है तो फिर इनवॉइस कब बनेगा, अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट असर्टेनेबल है, अगर पहले से फिक्स है कि पेमेंट की डेट क्या होगी, तो ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट आपका इनवॉइस बन जाना चाहिए। और अगर ड्यू डेट असर्टेनेबल नहीं है, वो कभी 5 तारीख को आगे पेमेंट ले रहा है, कभी 8 तारीख को, कभी 12 तारीख को, कभी 30 को ही ले रहा है, तो फिर ऑन और बिफोर पेमेंट रिसीव, पैसे मिलने के पहले बिल बन जाना चाहिए। बाकी टाइम ऑफ सप्लाई का पॉइंट वही है, यहाँ पे मैंने केवल आपको ये पढ़ाया कि इनवॉइस कब बन जानी चाहिए, बात बाकी स्टोरी वही है। अगर गुड्स का केस है तो इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस व्हिचएवर इज अर्लियर, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अगर सर्विस का केस है तो इनवॉइस, अगर बिल टाइमली रेज हुआ है तो इनवॉइस और पेमेंट रिसीव व्हिचएवर इज अर्लियर। अगर बिल टाइमली रेज नहीं हुआ है तो फिर पेमेंट रिसीव और सर्विस डिलीवर्ड व्हिचएवर इज अर्लियर। वो टाइम ऑफ सप्लाई के रूल वही चलेंगे, मैं आपको यहाँ केवल पढ़ा रहा हूँ बिल कब बन जाना चाहिए। अगर ये पेमेंट लिंक टू कंप्लीशन ऑफ इवेंट है, मान लीजिए मैं आपको कुछ सर्विस दे रहा हूँ लेकिन अलग अलग इवेंट पे तोड़ के है उसका इवेंट। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको ब्रिक्स सप्लाई कर रहा हूँ, मैं आपको ब्रिक्स सप्लाई कर रहा हूँ बिल्डिंग बनाने के लिए। आपको मैंने कहा, आपने मुझे कहा कि फर्स्ट फ्लोर बन जाए, फर्स्ट फ्लोर जब बनने लगे तब आप 2000 ब्रिक्स भेज दीजिएगा। फिर सेकंड फ्लोर, आप मुझे टोटल 10,000 ब्रिक्स का कॉन्ट्रैक्ट किया आपने। फिर जब सेकंड फ्लोर बने तब आप मुझे बाकी 2000 भेजिएगा, थर्ड फ्लोर बने तब 2000, फोर्थ फ्लोर बने तब 2000। मतलब आप बोल रहे हैं जब आपका फ्लोर बनने लगेगा तब आपको ब्रिक्स लगेगा, एक बार में सारी ब्रिक्स मत भेजिए। तो कॉन्ट्रैक्ट पूरे 10,000 ब्रिक्स का है, लेकिन मैं आपको तोड़ के गुड्स का सप्लाई कर रहा हूँ, यानी पेमेंट लिंक्ड टू कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट। एक इवेंट खत्म होगा तब आपको पेमेंट मिलेगी। तो फर्स्ट फ्लोर के लिए आप जितनी ब्रिक्स भेजोगे तब आपको पेमेंट मिल जाएगा, फिर आप सेकंड फ्लोर का ब्रिक्स भेजोगे तब आपको पेमेंट मिलेगी। उस केस में इनवॉइस बन जाना चाहिए ऑन और बिफोर कंप्लीशन ऑफ इवेंट, ऑन और बिफोर कंप्लीशन ऑफ इवेंट आपका इनवॉइस बन जाना चाहिए, उस इवेंट के कंप्लीट होने के पहले या उस इवेंट के कंप्लीट होने तक। गुड सेल ऑन सेल और अप्रूवल, आखिरी टॉपिक है।
अगर मैं आपको सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे गुड्स भेज रहा हूँ, आपको गुड्स दे दे रहा हूँ और आपको बोल रहा हूँ 5 दिन 7 दिन एक पर्टिकुलर टाइम दे दे रहा हूँ, उस टाइम तक जवाब दे दीजिएगा आपको गुड्स रखना है कि नहीं। अगर आप हाँ बोलते हैं तो आप गुड्स रख रहे हैं, अगर आप ना बोलते हैं तो रिटर्न हो जाएगा उस टाइम के अंदर, और ना आपने ना हाँ कहा ना कहा, टाइम लैप्स हो गया तो मैं मान लूंगा आपने गुड्स रख लिया। ये होता है सेल ऑन अप्रूवल। आपके अप्रूवल के बाद ही सेल मानी जाएगी। तो उस केस में बिफोर और एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, बिफोर और एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, आप जब एक्सेप्ट करोगे या उसके पहले पहले इनवॉइस बन जाना चाहिए। अगर 6 मंथ हो चुका है और आपने कोई अप्रूवल भी नहीं दिया है और इससे मैंने आपको अगले 8 महीने का टाइम दिया मान लो, और 6 मंथ लैप्स हो गया, तो फिर बिफोर और द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस और 6 मंथ डेट ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल व्हिचएवर इज अर्लियर हो जाएगा। मतलब अब आप 6 महीने तक आप जवाब नहीं दो तो जीएसटी डिपार्टमेंट वेट नहीं करेगा। तो वहाँ रूल क्या आ जा रहा है, बिफोर एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस या 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल व्हिचएवर इज अर्लियर। तो ये थी पूरी इनवॉइस और टाइम ऑफ सप्लाई की स्टोरी। मैंने यहाँ एक चार्ट बनाया है नोट्स में, जहाँ पे ये सारी बातों को एक जगह नोट आउट किया। गुड्स के केस में 2 कहानियाँ, टाइम ऑफ सप्लाई और पॉइंट ऑफ टैक्सेशन दोनों का बात करो मैं, मतलब यहाँ पे इनवॉइस और टाइम ऑफ सप्लाई दोनों की बात हो रही है। और सर्विस के केस में तो नॉर्मली टाइम ऑफ सप्लाई का रूल आपको क्या बोल रहा है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या फिर लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। तो अगर नॉर्मल गुड्स हो तो क्या होगा, ऊपर जो भी पढ़ा है हमने, नॉर्मल गुड्स, कंटिन्यूअस सर्विस या सेल ऑन अप्रूवल, तीनों के लिए कंडीशन आ गई। तो अगर डेट ऑफ इनवॉइस पे टाइमली बिल इशू हो गया है तो इफ इनवॉइस इशूड ऑन और बिफोर देन रिमूवल ऑफ सप्लाई और डिलीवरी ऑफ गुड्स, यानी डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस ही आपका टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। अगर इनवॉइस ऑन और बिफोर सक्सेसिव स्टेटमेंट होता तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस ही माना जाएगा, मतलब आपने सक्सेसिव स्टेटमेंट टाइमली बना दिया। तो जो हमने पहले पढ़ा है वो सारी इस चैप्टर में हमने अब तक जो पढ़ा आज की क्लास में, उन सब का यहाँ पे समरी बनाया हो। अगर लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्रॉस हो गया है तो फिर रूल क्या होता है, मतलब इनवॉइस टाइमली इशू नहीं हुआ है तो क्या होता है, रिमूवल फॉर सप्लाई और डिलीवरी व्हिचएवर इज अर्लियर। इसी तरीके से सर्विस के केस में नॉर्मल में क्या होगा, कंटिन्यूअस में क्या होगा, और आरसीएम में क्या होगा, या फिर सेल ऑन अप्रूवल में क्या होगा। तो ये सब बातें मैंने यहाँ नोट डाउन कर दी है। अब जस्ट जो ऊपर पढ़ा है उसी का एक समरी चार्ट है, तो आप उसको चाहो तो रिवाइज करो, वरना ऊपर से भी पढ़ के पूरा याद रख सकते हो।